नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। यह जो है आपके यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास की कक्षा जो है चल रही है और उसके अंतर्गत उप विषयों में आज यह हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले के क्लासेस में हम जो है अपभ्रंश, अवधी भाषा और ब्रज भाषा का अध्ययन कर चुके हैं। हमने देखा कि अपभ्रंश, अवधी भाषा और ब्रज भाषा का उदय और विकास जो है कैसे हुआ। इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली का उदय और विकास। कक्षा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कक्षा जो है आपके यूजीसी नेट हिंदी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे और यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इन तीनों के सिलेबस में आपका यूनिट 1 जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, जिसके अंतर्गत आपको ये उप विषय जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारी यूनिट 1 की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली का भौगोलिक क्षेत्र, उसका उद्भव कैसा हुआ, उसका विकास क्रम क्या रहा, वह कौन कौन से चरणों से होकर गुजरी और आधुनिक हिंदी भाषा का आधार बनी, यह जानने की आज हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि परीक्षाओं में खड़ी बोली के उदय और विकास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। साथ ही हम देखेंगे कि आप इससे संबंधित तथ्यों को किस तरह से परीक्षा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खड़ी बोली का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, यह कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि ये जो लाल रंग की आपको पट्टी दिख रही है, हिंदी पट्टी, यह हिंदी भाषा की पट्टी है। यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है। इसके अलावा आप हमारे देश के विभिन्न राज्यों के बोलियों को भी देख सकते हैं, जैसे कि गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, इन सब बोलियों को भी आप इस मैप में देख सकते हैं। इससे पहले के क्लासेस में हमने जैसे कोंकणी भाषा की बात की थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र के पास ये जो आपको कोंकण तट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोंकणी भाषा का क्षेत्र दिख जाएगा। इसी तरह से पूरा महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा का क्षेत्र है आपका, ये जो है उसके ऊपर गुजराती भाषा का क्षेत्र है, उसके ऊपर आपको सिंधी भाषा, लहंदा, पंजाबी, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके पूर्व दिशा की ओर आएँ तो उड़िया, बंगाली, असमिया, ये सब जो है बोलियां आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो लाल रंग की पट्टी वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हमें आज के आधुनिक जो शहर हैं उसमें दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला, यह सब जो है हमको शहर देखने को मिल जाते हैं और खड़ी बोली का यही जो है भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है। यह बोली जो है मूलतः कुरु प्रदेश की बोली है, जिसके अंतर्गत यह सारे शहर जो है आते हैं। आप इन शहर में कुछ कॉमन चीज़ ढूंढ पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इन सारे शहरों में कोई एक बात है जो इतिहास में हमको कॉमन देखने को मिलती है? आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिए कि दिल्ली, आगरा, मेरठ और पानीपत, इन चारों शहरों में क्या चीज़ जो है कॉमन हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पर बाहरी देशों से आक्रमणकारी आए और यहाँ पर ना लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। जैसे दिल्ली में तो हमेशा शासन के लिए, सत्ता के लिए लड़ाई होती रहती थी। पानीपत में आपका पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। तो यह इतिहास मैं आपको इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि इन्हीं आक्रमणकारियों के आने से हमारी भाषा पर जो है विदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ा और खड़ी बोली जो है अपने विकास क्रम में आगे की ओर अग्रसर हुई। जैसे आप इस बोली पर फ़ारसी प्रभाव भी देख सकते हैं, जिसके कारण से इस बोली की कई शैलियाँ जो है विकसित हुई, जैसे कि हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू, दक्षिणी हिंदी, ये सारी जो है खड़ी बोली की अन्य शैलियाँ हैं। ये सारी जो शैलियाँ हैं ये आपको कौरवी के ढांचे पर ही आधारित मिलेंगी और यही कारण रहा कि कौरवी बोली को हम जो है खड़ी बोली के उपनाम के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसी कौरवी बोली को संभवतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार खड़ी बोली के नाम से संदर्भित किया गया। खड़ी बोली के इन क्षेत्रों के अलावा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर और पटियाला के पूर्वी भाग भी खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि खड़ी बोली का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ, इसका विकास क्रम क्या रहा। तो यह जो है आती है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से उदय होता है पश्चिमी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी के आकार बहुला के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को आकार बहुला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंत में जो आ की मात्रा है वह आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी क्रिया रूप में है ना, आना, जाना, खाना, पीना, सबके अंत में हमें आ वर्ण की आवृत्ति दिखती है। तो आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। और यह कैसी भाषा है, तो आकार बहुला भाषा है। इसके उपनाम क्या हैं, तो कौरवी और दहलवी इसके उपनाम हैं। इसके अलावा आपके खड़ी बोली के क्षेत्र सही जोड़ी मिलान में आते हैं, जिसमें आप दिल्ली, आगरा, मेरठ और पानीपत, ये 4 तो पक्का से याद रख ही सकते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का क्या अर्थ रहा है। तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी का अर्थ सीधी से लिया है, वहीं कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ कर्कश से लिया है, जबकि अब्दुल हक ने गंवारू अर्थ निकाला है। और गिल क्राइस्ट जो विद्वान हुए हैं उन्होंने खड़ी बोली को मानक या परिनिष्ठित भाषा या बोली माना है। इसी के साथ किशोरीदास वाजपेयी जी ने खड़ी बोली को खड़ी पाई से संबंधित बताया है, जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी का अर्थ कठोरता से लिया है और अन्य भाषा वैज्ञानिकों द्वारा खड़ी का अर्थ है खरी या शुद्ध। तो दरअसल हम जो है ये जो अन्य भाषा वैज्ञानिक जो मानते हैं कि खड़ी बोली का तात्पर्य जो है खरी या शुद्धता से है, वह कारण जो है हमें सही प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि र का उच्चारण जो है ड़ के रूप में उच्चरित होना। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत को हम संस्कारित भाषा बोल देते हैं, पाली को हम पंक्तिबद्ध भाषा बोलते हैं, प्राकृत को जन भाषा, तो अपभ्रंश को भ्रष्ट या संस्कारहीन भाषा बोलते हैं। तो उसी तरह भी अगर हम देखें इन सब चीज़ों के अनुसार, तो खड़ी बोली का भी यह जो नाम है वो किसी गुण पर ही आधारित होना चाहिए। तो इस कारण से हम जो है खरी या शुद्ध से इसका अर्थ ले सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही जो हमारी कौरवी बोली थी वो जो है खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी। अब हम देख लेते हैं कि खड़ी बोली का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या किया है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको मर्दानी भाषा या जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। तो आपसे प्रश्न किस तरह का बनता है कि किसने
खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है? तो आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको मार्क करना है सुनीति कुमार चटर्जी। दूसरे तरह का क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने किस भाषा को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है? तो आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको खड़ी बोली को मार्क करना है। और तीसरे तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो फिर उसका आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी या मर्दानी भाषा। तो इसी तरह से अन्य विद्वान और उसके द्वारा किए गए नामकरण से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का नाम रखा है देशी हिंदुस्तानी या वर्नाक्युलर हिंदुस्तान। इसी तरह महामती प्राणनाथ ने इसको हिंदुस्तानी कहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी क्लास जो है समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी क्लास को समझने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम जो है बाद में अपने पढ़ाने की शैली को भी इम्प्रूव कर सकें आपके समझ के अनुसार, ताकि आपको आसानी से चीज़ें जो है समझ में आ सकें। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अब हम देखते हैं भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का क्या आधार रहा, कौन सी भाषा है जिससे खड़ी बोली जो है विकसित हुई। तो बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने खड़ी बोली का आधार माना है कौरवी भाषा को, जो कि हम प्रारंभ से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि कौरवी बोली जो है खड़ी बोली का आधार बनी। आपसे एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बोली को खड़ी बोली का आधार माना जाता है, तो कौरवी बोली को। कोलबुक नामक विद्वान ने, भाषा वैज्ञानिक ने कन्नौजी को खड़ी बोली का आधार बनाया है। और स्टाविक, मोहम्मद हसन, इन्होंने ब्रज भाषा को खड़ी बोली का आधार माना है। इसके अलावा मसूद हसन खान ने हरियाणवी बोली को खड़ी बोली का आधार माना है। अब हम चलते हैं खड़ी बोली के विकास क्रम के चरणों में, देखते हैं कि खड़ी बोली का विकास जो है किन किन चरणों से होकर हुआ। तो इसको हम प्रायः 3 चरणों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला चरण है 19वीं शताब्दी के पूर्व। आपका दूसरा चरण हो जाएगा 19वीं शताब्दी में, और तीसरा चरण है 19वीं शताब्दी के पश्चात अर्थात 20वीं शताब्दी में। तो फिर इससे पहले की कक्षाओं में हमने देखा क्या था, उसका शीर्षक जो है काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा का विकास या ब्रज भाषा का विकास। और काव्य भाषा जो है यहाँ ध्यान देने योग्य है। वहाँ पर काव्य भाषा इसलिए लिखा था क्योंकि ब्रज और अवधी भाषा में पद्य की रचना की जाती थी। तब तक जो है गद्य साहित्य का विकास हुआ नहीं था। जबकि खड़ी बोली जब आई तो काव्य के साथ साथ ही, यानी पद्य के साथ साथ ही गद्य भी लिखने शुरू किए गए। गद्य में आपके नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी नई नई विधाएं निकल करके आई। और जबकि पद्य में आपके गीत, प्रगीत, लंबी कविताएं, ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 20वीं शताब्दी में 2 सेक्शन हैं, एक है पद्य भाषा के रूप में इसका विकास और गद्य भाषा के रूप में इसका विकास। तो पद्य भाषा के आपको 5 चरण लगेंगे, जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। तो ये रहा आपका पद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। अगर हम सिर्फ पद्य भाषा वाले सेक्शन को लेते तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास माना जाता, लेकिन साहित्यिक रूप में खड़ी बोली का विकास लिखा हुआ है। यहाँ साहित्यिक शब्द से तात्पर्य आपका गद्य की भाषा भी है और पद्य की भाषा भी है। गद्य साहित्य में क्या क्या आ जाएगा आपका, वही कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी और रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, बहुत सारी विधाएं, गद्य की सारी विधाएं जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जिसको हम मानक हिंदी बोलते हैं, वह भी खड़ी बोली का ही एक
परिवर्तित रूप है। और 19वीं शताब्दी में अगर हम इसके आरंभिक स्वरूप की बात करें तो यह सबसे पहले सिद्ध संप्रदाय से संबंध रखता है। अगर आपने हमारे रिवीजन इन 1 मिनट वाली सीरीज़ देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने जो है सिद्ध साहित्य के बारे में भी थोड़ी उसमें चर्चा की है, जिसके प्रमुख कवियों में आप सरहपा, सबरपा, लुइपा इनको देख सकते हैं। और सिद्ध संप्रदाय की जो भाषा है वो मैंने अपने पहली क्लास में बताया था कि अर्धमागधी अपभ्रंश से सिद्ध साहित्य की भाषा का विकास हुआ है। तो यही प्रवृत्तियाँ जो है आगे चलकर खड़ी बोली की प्रवृत्तियों में असर करती हैं, अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं सिद्ध साहित्य की आपको एक पंक्ति बताऊं, जैसे घर ही बैसी दीवा जाली, तो इसमें बैसी, दीवा, जाली ये जो शब्द है ना, ये आपके खड़ी बोली की प्रवृत्तियों के रूप में देखे जा सकते हैं। क्योंकि खड़ी बोली जो है आकारांत है, लास्ट में दीर्घ स्वर आता है, तो वैसे ही यहाँ पर दीवा तो आकारांत आ रहा है, जाली लास्ट में बड़े ई की मात्रा आ रहा है, तो ये खड़ी बोली की प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। इसके बाद सिद्ध संप्रदाय के विरोध में आए नाथ संप्रदाय, जिसके प्रधान रहे आपके गोरखनाथ, जिनके गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। और हमने ब्रज भाषा के विकास क्रम में इनकी पंक्ति देखी थी। तो आज मैं आपको गोरखनाथ की एक पंक्ति बताती हूँ। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लय जोगी खैले, तब अंतरी बसै भंडारा। तो इसमें देखिए आप अखाड़ा, भंडारा ये जो शब्द की प्रवृत्तियां हैं, इसमें आपको खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप जो है स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं, आकारांतता आपको दिखाई दे रही है। जबकि इसमें जो बसै और लय, खेलय ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो है ब्रज भाषा की प्रकृति के ज़्यादा समीप दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद हम खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप जो है देख सकते हैं। खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली दरअसल अपने शुद्ध रूप में नज़र आती है, जैसा कि आज हम आधुनिक काल में देख सकते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो वह है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह एक पहेली है, तो क्या आप इसका आंसर जो है जानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि थाल, धरा, मोती ये सब शब्द जो हैं आपके खड़ी बोली के शब्द हैं। इनके इसी शुद्धतम रूप को देखकर और पढ़कर आचार्य शुक्ल जो है बहुत ही विस्मय की स्थिति में पूछते हैं कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है। तो यह कथन आप याद रख सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने कहा था, क्योंकि कथन वाले प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो संत साहित्य में आपको खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप जो है देखने को मिल जाता है। इस परंपरा में कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, शंकरदेव और गुरु नानक, तो इनके साहित्य में आपको खड़ी बोली की प्रवृत्तियाँ जो है दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए हम जो है कबीर के इस पद की चर्चा करते हैं, जो है, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो दर बदर शब्द है वो जो है आपके फ़ारसी प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है, जबकि हमन और इंतजारी, क्या, हमारा, यार ये सारे जो शब्द हैं वो खड़ी बोली के प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं रहीम का साहित्य, जिसमें हमें खड़ी बोली की प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः दिखाई देने लगती हैं। अगर आपको याद होगा तो यह रहीम जो है अकबर के प्रसिद्ध दरबारी सहयोगी तथा सेनापति थे और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी साहित्यिक कृति मदनाष्टक में आप खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग देख सकते हैं।
और इनके जो उदाहरण हैं ना वो खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा हैं, क्योंकि हमने ब्रज भाषा के विकास में भी इनकी रचना हमने पढ़ी है। तो इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिनु न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पानी, मानस, मोती, ये सारे शब्द जो हैं आपके खड़ी बोली के स्वरूप में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी भाषा या दक्षिणी हिंदी, जिसमें हमें खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। यही वह भाषा है जिसे हम कौरवी कहते हैं और जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। इस भाषा का समय काल आपका रहा है 14वीं से 18वीं शताब्दी और सूफ़ी फ़कीरों और अनेक साहित्यकारों ने इसमें साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। तो उसी में से एक उदाहरण है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। तो इसमें जो है आप खड़ी बोली की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं खड़ी बोली के हमारे विकास क्रम की यात्रा में दूसरे चरण में, अर्थात 19वीं शताब्दी में, जिसमें भारतेंदु के पूर्व का युग और भारतेंदु युग, ये दो चरणों में हमने इसे विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व युग। इस युग में खड़ी बोली के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह है फोर्ट विलियम कॉलेज की, जिसे स्थापित किया था लॉर्ड वेलिजली ने। और कब किया था? 1801 ईस्वी में। इसके जो है प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट। तो इन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश का भी निर्माण किया भारतीय भाषाओं का अध्ययन करके। और इनके 4 सहायक थे, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल। तो भारतेंदु पूर्व युग में अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में इन चारों की भूमिका जो है प्रमुख रही। इंशा अल्लाह खां की प्रमुख रचना है उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। ये उर्दू भाषा के अच्छे विद्वान थे और इनके भाषा में जब आप वाक्य विन्यास देखेंगे तो उस पर फारसी का स्पष्ट प्रभाव आपको देखने मिलेगा। अगर मैं इनकी भाषा की बात करूं तो भाषा में इनके लयात्मकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, नैनों की सजावट, पुतलियों की लजावट, पलकों की रुंधावट, हंसी की लगावट और इतनी सी बात पर रुकावट। तो ये पंक्ति मुझे अच्छी लग गई थी, इसलिए मैंने इसे रखा है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर लल्लू लाल जी हैं, जिन्होंने 14 रचनाएं लगभग लिखी हैं, जिसमें प्रेम सागर जो है इनकी प्रमुख रचना है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आप याद रखेंगे। बाकी आप पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद सदल मिश्र ने 3 रचनाएं लिखी हैं, नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र। ठीक है। और इसी कालक्रम में आपको देखने को मिल जाएंगी पत्र पत्रिकाएं, जिसमें आपका हिंदी का सबसे पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड निकला और इसी के साथ हिंदी पत्रकारिता का तीव्र विकास जो है आरंभ हो गया। तो 1826 ईस्वी में आपका हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड निकला। यह आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही 1828 ईस्वी में बंगदूत का भी प्रकाशन आरंभ हुआ। 1844 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार निकलना शुरू हुआ। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1844 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इन्होंने निकाला बनारस अखबार। तो इन सब के माध्यम से अब खड़ी बोली का विकास जो है तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो इस तरह खड़ी बोली के विकास के लिए एक पूर्व पीठिका निर्मित हो जाती है। फिर आता है हमारा भारतेंदु युग, जिसे हम 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के नाम से जानते हैं। इसमें आपके प्रमुख अगर रचनाकारों की मैं बात करूं तो इसमें आपके भारतेंदु युग के सारे रचनाकार आएंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाल कृष्ण भट्ट, आपके श्रद्धा राम फिल्लौरी और प्रताप नारायण मिश्र।
तो इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो है आपको अपने पाठ्यक्रम में देखने मिल जाएंगी। उनके द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें आप स्पष्टतः खड़ी बोली के स्वरूप को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी यह पंक्ति, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो इसमें जो पै शब्द है ना, वो आपको ब्रज भाषा से प्रभावित लगेगी, लेकिन अच्छा, हिलाना, जाना, ये दुनिया, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके खड़ी बोली के स्वरूप को दर्शाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो ब्रज भाषा के विकास क्रम में मैंने भारतेंदु का एक कथन जो है डाला था, जिसमें वे बोलते हैं कि खड़ी बोली पद्य भाषा के तौर पर उपयुक्त नहीं है। इन्होंने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की शुरुआत पर लिखा था, हिंदी नए चाल में ढली। यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार के पेपर में आपका आया था कि भारतेंदु द्वारा तदीय समाज की स्थापना कब की गई थी, जिसका आंसर था 1873 ईस्वी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी नए चाल में ढली किसने लिखा था, किसकी शुरुआत पर या किस मैगजीन की शुरुआत पर लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने हरिश्चंद्र मैगजीन में हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में लिखा था। इसके अलावा अगर मैं इस युग के अन्य रचनाकारों की बात करूं, जैसे बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, तो इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में इस साल आया था कि हिंदी का स्टील और एडिशन किसे कहा जाता है। तो स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को और एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी को। और इसका कारण क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के बेहद सफल निबंधकार माने जाते हैं। इनके मासिक पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप, और इसमें आपको संस्कृत निष्ठता की प्रवृत्ति जो है काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है इस युग के रचनाकारों में एक और नाम देख सकते हैं, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। और ये आरती तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगी, तो इस कारण से इसके रचनाकार का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो आप याद रखिए, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, इन्होंने लिखी है ओम जय जगदीश हरे। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास, जिसमें आपके दो खंड हैं, पद्य भाषा के रूप में और गद्य भाषा के रूप में। और यही वह बिंदु है जहाँ पर खड़ी बोली जो है आपका पूर्ण रूपेण साहित्यिक बोली के रूप में विकसित हो जाती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ब्रज भाषा वाले हमने क्लास में पढ़ा था कि 1918 में सुमित्रा नंदन पंत ने ब्रज भाषा का विरोध और खड़ी बोली का समर्थन करते हुए कहा था कि अब हिंदी साहित्य को क्रांतिकारी तेवर का चोला चाहिए, और इसी के साथ ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के पद से नीचे उतर गई थी। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में आपको मिलेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसी युग में आपको देखने मिल जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रचा, और यह क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 3-4 क्वेश्चन तो देख ही लिए इस क्लास में, जो इसी साल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खड़ी बोली जो है कितनी महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित जो रचनाकार हैं वो आपके परीक्षाओं के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आपके आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने हिंदी के व्याकरण भी लिखे। इसमें प्रारंभिक रूप में मैथिली शरण गुप्त ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविताएं करना प्रारंभ किया, जो कि बहुत ही सीधी सरल सपाट कविताएं होती थी। तो जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं, जिसमें आपको कविता जो है उतनी अच्छी विकसित नहीं दिखाई देगी।
किंतु इसके पश्चात जो हमारा छायावाद का युग आता है, उसमें पहली बार खड़ी बोली जो है काव्य भाषा के चरम स्तर तक पहुंचती है और उसमें आपको भावना, कल्पना, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, लयात्मकता, ध्वनियात्मकता और बहुत सारे जो भी काव्य के गुण होते हैं वो पूरी तरह से आपको उपलब्ध होने लग जाते हैं। छायावाद में आपको मिलेंगे पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा जैसी रचना करके खड़ी बोली को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया। इसके बाद प्रगतिवाद में आपके केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, ये सारे कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद आपका आता है प्रयोगवाद, जिसमें नए उपमानों की खोज की गई, लक्षणा शब्द शक्ति पुनः केंद्र में आ गई और भाषाई नवीनता और प्रयोग धर्मिता को केंद्र में रखा गया। इसमें अज्ञेय जैसे कवि हुए। तत्पश्चात आपके नई कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे कवि हुए जिन्होंने नई कविता की भाषा में बिंब क्षमता को अंतर्निहित किया। साथ ही अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत ही अधिक उपयोग हुआ है। उसके बाद आपकी आ जाती है समकालीन काव्य भाषा, जिसमें कि आपको समकालीन विषय वस्तु पर रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि उपभोक्तावाद। ये सारे कवि एवं इनकी रचनाएं हम आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इसको डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार खड़ी बोली के विकास क्रम के ये विभिन्न चरण जो है हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पिछली एक शताब्दी के प्रत्येक चरण में हिंदी भाषी जनता की मानसिकता को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करती रही है और जैसे जैसे साहित्य में संवेदना का स्वरूप परिवर्तित होता गया है, वैसे वैसे खड़ी बोली ने स्वयं को भी बदला है और साबित किया है कि अवधी और ब्रज भाषा के स्वर्णिम अतीत का उत्तराधिकार संभालने में यह पूरी तरह सक्षम है। अब हम देख लेते हैं खड़ी बोली का 20वीं शताब्दी में गद्य भाषा के रूप में विकास। तो जैसा कि हमने देखा था कि 19वीं सदी में ही आपके पत्र पत्रिकाएं प्रिंट होना प्रारंभ हो जाती हैं और उसमें जो है आपको गद्य भाषा जो है दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो जाने से खड़ी बोली के साहित्यिक स्वरूप के विकास को बहुत ही तीव्र गति मिला। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 20वीं शताब्दी से हमारा तात्पर्य जो है 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी तक का समय है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं और वो जो है शताब्दी का अर्थ ही नहीं समझ पाते। तो इसलिए अगर 19वीं शताब्दी बोला जा रहा है तो वो 1801 से शुरू होगा और वो 1900 तक चलेगा। मतलब लास्ट वाला जो है जो रहता है ना, उसी के नाम पे शताब्दी का नाम रखा जाता है। 20वीं शताब्दी में 1901 से प्रारंभ होगा और 2000 ईस्वी तक चलेगा। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने कहानी वाले क्लास में बताया था कि 1901 में हमारी हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो है रची गई थी, जो लिखा है माधवराव सप्रे ने। इसी तरह 1909 ईस्वी में आचार्य शुक्ल की चिंतामणि का पहला संस्करण जो है आया। तो इस तरह से 1900 के दशक में आपकी जो कहानियाँ और निबंध ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी जा रही थी, जिसके कारण से खड़ी बोली के विकास को बढ़ावा मिला। तो 20वीं शताब्दी में मुख्यतः जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखे, आचार्य शुक्ल ने निबंध लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास लिखे, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। उसी प्रकार शुक्ल जी के निबंध जो कि है कविता क्या है आपके पाठ्यक्रम में है। इसी प्रकार से अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी जैसे उपन्यासों को लिखा जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इन सब
के माध्यम से, इन सभी रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली के विकास को तीव्रता मिली और वह अपने चरम स्तर तक पहुंच गई। आप जो अपने पाठ्यक्रम में हिंदी के गद्य की विभिन्न विधाएं जो देखते हैं, उसके रचनाकार जो देखते हैं, वो सारे जो है आधुनिक काल में खड़ी बोली के रचनाकार हैं। जैसे कि आपके हरिशंकर परसाई व्यंग शैली में इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है भोला राम का जीव। तो इसी तरह आपको रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, तो ये जितने भी गद्य खंड के आप रचनाएं देखते हैं वो सब जो है खड़ी बोली में की गई हैं। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में आते आते खड़ी बोली जो है गद्य और पद्य दोनों की भाषा बन जाती है और हिंदी साहित्य के सभी तरह के साहित्यिक अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि खड़ी बोली का साहित्यिक रूप में उदय और विकास संपन्न होता है। तो इसी के साथ पूर्ण होता है आज का यह हमारा टॉपिक, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्न। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस क्लासेस में जो अवधि और ब्रज भाषा संबंधी क्लासेस हैं उसमें कवर कर चुके हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सही जोड़ी मिलान में आते हैं और उसमें आपको खड़ी बोली का, अवधि भाषा का, ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है पूछा जाता है या उस क्षेत्र की बोलियां पूछी जाती हैं जो हमारे पहले की क्लासेस में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। तो उसके अलावा अन्य प्रश्नों को अभी हम देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन सी दक्षिणी हिंदी और फिर डी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित रूप को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेखता। तो आपका आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। और ये जो ऑप्शन बी है वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, तो ये किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। लेकिन अगर आपके खड़ी बोली का आधार मानने की बात की जाए तो उसमें आपकी कौरवी आती है, जो कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का आधार कौरवी को ही माना है। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा क्या गया था कि खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त शब्द, तो इस कारण से जनपदीय हिंदुस्तानी। इसके अलावा खड़ी बोली का भौगोलिक क्षेत्र जो है पूछा गया है, जिसके क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, और साथ ही इसकी रचनाएं जो है पूछी गई हैं, जो कि मैंने क्लास के बीच बीच में आपको बताया था। वही रचनाएं जो हैं पूछी गई हैं। जैसे कि आप हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने। सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रख सकते हैं। अगर आपको किसी तथ्य को याद रखने में दिक्कत आ रही है या आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जो है नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और नोट्स वगैरह के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यदि आपको इस यूनिट के अन्य क्लासेस देखने हैं तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें UGC नेट हिंदी साहित्य विथ AB या फिर UGC नेट हिंदी यूनिट 1 विथ AB। तो आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट जो है शो होने लग जाएंगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट जो है देख सकते हैं और इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जो कि आधारित होगी
हिंदी व्याकरण पर, जो कि हमारे यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 1 के पाठ्यक्रम में शामिल है। आने वाली कक्षा में हम हिंदी के भाषिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत स्वनिम व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक व्यवस्था, लिंग, वचन, वाक्य, ये सारी चीज़ें जो है आती है। इस तरह से हम हिंदी के भाषिक स्वरूप के अंतर्गत सारे हिंदी व्याकरण को कवर कर लेंगे और यह आपके यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।